नमस्कार, जन टीवी देख रहे हैं आप। मैं श्वेता शर्मा आपके साथ। खबरों की शुरुआत से पहले एक नजर डालेंगे अभी की हेडलाइंस पर। प्रदेश में सशक्त भू कानून का ड्राफ्ट हो रहा तैयार। मुख्यमंत्री धामी के निर्देशों की हो रही पालना। सीएस ने कहा किसी भी वर्ग के साथ नहीं होगा अन्याय। हरियाणा के नतीजों से पहले उत्तराखंड कांग्रेस सचिव का बयान। अलका पाल ने किया पार्टी को 59 सीट मिलने का दावा। बीजेपी का होगा सफाया। रामनगर में डंपर और बाइक में भीषण टक्कर। मां बेटे की दर्दनाक मौत। वाहन चालक की तलाश में जुटी पुलिस। लक्सर के खानपुर में बदमाशों ने की डकैती। हथियारों के दम पर परिवार को बनाया बंधक। घर से लूटे जेवर, कार लेकर फरार। औली में भारत ताजिकिस्तान का संयुक्त युद्धाभ्यास जारी। फायरिंग के साथ लगाई हथियारों की प्रदर्शनी। जवानों की टुकड़ी ने साझा किए अनुभव। और अब खबरें विस्तार से। प्रदेश में भू कानून का ड्राफ्ट तैयार है। भू कानून को सशक्त बनाने की तैयारी। प्रदेश में सशक्त भू कानून बनाया जाएगा। ड्राफ्ट तैयार हो रहा है। भूमि संबंधी मामलों में किसी भी वर्ग के साथ अन्याय नहीं होने दिया जाएगा। प्रदेश में अवैध रूप से भूमि की खरीद स्वरूप सख्ती से लगाम लगाई जाएगी। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के निर्देश पर भू कानून बनाया जा रहा है। अवैध रूप से भूमि की खरीद फरोख्त के मामलों में जांच कर कड़ी कार्रवाई की जाएगी। सरकार जनता की मंशा के अनुरूप भू कानून लाना चाह रही है। सीएस ने अधिकारियों को निर्देश दिए कोई भी बाहरी व्यक्ति नियम विरुद्ध जमीन पर कब्जा न कर सके। नए भू कानून में इसके विशेष प्रबंध किए जाएंगे। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे संवाददाता हिमांशु वर्मोला हमसे लाइव जुड़ चुके हैं। हिमांशु, नया भू कानून का ड्राफ्ट बनकर तैयार हो चुका है। ये नए भू कानून में किस तरह के विशेष प्रबंध किए गए हैं? किस तरह से इस नए ड्राफ्ट को आगे बढ़ाया जाएगा? किस तरह इस पर अमल किया जाएगा? उसके बारे में जानकारी दीजिए। आपको बताना चाहता हूं कि उत्तराखंड में सख्त भू कानून की जो है सरकार तैयारी कर रही है। उसको लाने का प्रावधान अब किया जा रहा है, क्योंकि आमतौर पर देखा गया है कि जो बाहरी लोग हैं वो उत्तराखंड में आकर जमीन की खरीद फरोख्त करते हैं और किसी अन्य काम के लिए उस भूमि को उपयोग में लाते हैं। ऐसे में उत्तराखंड सरकार अब जो लैंड बैंक है उसको भी बढ़ाना चाहती है अपना, ताकि सरकार के पास जमीन रहे और जो उद्योग उत्तराखंड में आना चाहते हैं उनको जमीन उपलब्ध करवा सके। हालांकि इसी क्रम में अगर बात कर ली जाए तो उत्तराखंड की जो मुख्य सचिव है राधा रतूड़ी, उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि जो भी बाहरी व्यक्ति जमीन की खरीद फरोख्त यहाँ पर करता है और उसके बाद वो लैंड यूज जिस कार्य के लिए ली गई है उसमें यूज नहीं की जाती है, तो ऐसे में उसके खिलाफ जो है सख्त कार्रवाई की जाएगी। और अब ऐसे में जांच भी जो है प्रशासन शुरू करने जा रहा है। सरकार के निर्देशों पर जो प्रशासन अब जांच शुरू करने जा रहा है कि जिन्होंने भी गलत तरीके से यहाँ पर भूमि खरीदी है उस भूमि को सरकार में निहित करने का काम किया जा रहा है। इसके साथ ही साथ मुख्य सचिव ने यह भी कहा है कि जो भू कानून का ड्राफ्ट है वो मुख्यमंत्री धामी के निर्देशों पर तैयार किया जा रहा है। यानी कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी भू कानून पर अपनी नजर बनाए हुए हैं। किस तरीके से कार्रवाई की जाएगी या क्या क्लॉज होंगे, ये भी कहीं ना कहीं मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ही इसमें स्पष्ट करेंगे। हालांकि उत्तराखंड की बात कर ली जाए तो उत्तराखंड के लिहाज से आमतौर पर देखा जाता है जब भी यहाँ पर कोई बड़ा आंदोलन होता है तो उसमें भू कानून की मांग सर्वाधिक तौर पर की जाती है
और हिमाचल की तर्ज पर इसे लागू करने की मांग की जाती है। इसके साथ ही साथ भू कानून के साथ साथ उत्तराखंड में मूल निवास 1950 को लागू करने की मांग की जाती है। तो ये दोनों एक दूसरे के पैरेलल हैं। हालांकि जो सरकार अभी ध्यान दे रही है वो भू कानून पर दे रही है, और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी साफ तौर पर कह चुके हैं कि उत्तराखंड में सख्त भू कानून लागू किया जाएगा और उत्तराखंडियत के साथ कोई भी खिलवाड़ नहीं किया जाएगा, और जो खिलवाड़ करेगा उसके खिलाफ सख्त कानून के तहत कड़ी कार्रवाई की जाएगी। वहीं भू कानून को लेकर जो है संघर्ष समिति लगातार आंदोलन कर रही है। मुख्यमंत्री भी अब इस ओर पैरवी कर चुके हैं, और उनके निर्देश पर जो भू कानून बनकर तैयार होगा वो अब अगले बजट में सामने आ पाएगा कि बजट सत्र के दौरान, क्योंकि मुख्यमंत्री ने साफ तौर पर कहा है कि जो आगामी बजट सत्र होगा 2025 में उसको विधानसभा में पेश किया जाएगा। तो क्या क्लॉज रहेंगे, क्या उसमें नियम रहेंगे, ये तभी पता चलेगा जब ये एक सदन के पटल पर आएगा। हालांकि मुख्य सचिव ने भी साफ तौर पर ये कह दिया है कि किसी के साथ यहाँ पर अन्याय नहीं होने दिया जाएगा, और उत्तराखंड के आम जनमानस के अनुरूप ही ये भू कानून बनेगा। और यानी कि अब जो है भू कानून के लिए कहीं ना कहीं उत्तराखंड में एक जागरूकता चलाने का अभियान सरकार करने जा रही है। शासन स्तर के अधिकारी इसमें शामिल होंगे और किन नियमों को इसमें शामिल किया जाएगा। जी श्वेता। जी हिमांशु, तमाम जानकारी के लिए धन्यवाद। उत्तराखंड कांग्रेस की प्रदेश सचिव और काशीपुर निवासी अलका पाल ने प्रेस से रूबरू होते हुए बताया कि हाईकमान के निर्देश पर उन्हें उत्तराखंड प्रदेश से हरियाणा विधानसभा चुनाव के लिए ऑब्जर्वर बनाकर भेजा गया था। अलका पाल ने बताया कि इस बार हरियाणा में भाजपा का सुपड़ा साफ होना तय है। उन्होंने बताया कि हरियाणा विधानसभा की 90 सीटों पर एग्जिट पोल के अनुसार इस बार कांग्रेस की झोली में 59 सीट आने की संभावना व्यक्त की जा रही है। उन्होंने कहा कि हरियाणा में नहीं, पूरे हिंदुस्तान में लोग भाजपा की नीतियों से त्रस्त हैं। इस बार जाट और दलित समुदाय के लोगों ने हरियाणा में इस बार भारतीय जनता पार्टी को नकारते हुए करारा जवाब देने की ठान ली है। देखिए, कांग्रेस पूर्ण रूप से आश्वस्त है, क्योंकि कांग्रेस की विचारधारा और कांग्रेस का जो एजेंडा है वो हमेशा विकास का एजेंडा रहा है, और विकास के एजेंडे को ध्यान में रखते हुए कांग्रेस पार्टी ने जो अपना घोषणा पत्र तैयार किया है, जिसमें युवाओं को, महिलाओं को, दिव्यांगों को, बुजुर्गों को और सभी को ध्यान में रख करके कुछ गारंटी योजनाएं तैयार की गई हैं। उस गारंटी योजनाओं के साथ कांग्रेस पार्टी धरातल पर पहुंची है, और उन कांग्रेस की गारंटियों के ऊपर वहाँ की जनता ने अपार स्नेह और अपार अपना जनमत दिया है, जो कल से आप लगातार देख रहे हैं कि हरियाणा के अंदर कांग्रेस पूरी तरह से अपने बल पर एक स्थिर और स्थायी सरकार बनाने जा रही है। महिलाओं को राजनीतिक रूप से सशक्त बनाने और उनके नेतृत्व के विकास को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से कांग्रेस पार्टी द्वारा शक्ति अभियान चलाया जा रहा है। हल्द्वानी स्थित स्वराज आश्रम में यूथ कांग्रेस द्वारा संचालित शक्ति अभियान के अंतर्गत महिलाओं को राजनीति में प्रभावी भूमिका निभाने हेतु तैयार किया गया है, और इसका उद्देश्य उन्हें सामाजिक और राजनीतिक स्तर पर आत्मनिर्भर और सक्षम बनाना है। इस अभियान ने महिलाओं के बीच राजनीतिक जागरूकता और उनकी भागीदारी को बढ़ावा देने का महत्वपूर्ण कार्य किया। यूथ कांग्रेस की प्रदेश उपाध्यक्ष मीमांसा आर्य ने कहा कि महिला शक्ति अभियान की सार्थकता को देखते हुए राहुल गांधी अब इसे यूथ कांग्रेस के साथ साथ कांग्रेस की सभी इकाइयों में इस अभियान का हिस्सा होंगी। हमारे देश की महिलाओं से जो छोटे छोटे कस्बों में और गांव में रहती हैं, उनसे आग्रह करना चाहूँगी कि ये शक्ति अभियान है, और इसमें आप देख सकते हैं कि हमारी वेबसाइट भी लिखी गई है www.shaktiabhiyan.in। इसके माध्यम से आप इसमें रजिस्टर करें, और जो भी उसमें से हम महिलाएं जो चयनित करेंगे कि आगे हम उनको ट्रेनिंग दें और एक मजबूत संगठन से जोड़ने का भी काम करें। तो बस यही कहना चाहूँगी कि आगे आके जुड़ें और एक ऐसी विचारधारा कांग्रेस पार्टी से जुड़ें जो हमेशा से महिलाओं को आगे बढ़ाने में और सशक्त करने में काम करें। लक्सर के खानपुर में बदमाशों के हौसले लगातार बुलंद हैं। खानपुर के लालपुर गांव में रात को हथियारों से लैस 8 से 10 डकैतों द्वारा एक परिवार को बंधक बनाकर डकैती की घटना को अंजाम दिया गया। हजारों रुपए और जेवरात सहित एक कार को भी डकैत अपने साथ ले गए। डकैती की वारदात से ग्रामीणों में दहशत का माहौल है। पुलिस पूरे मामले की जांच में जुटी हुई है।
लड़का कोठे पर पड़ा था जी, उसको नीचे तड़ा तैर कर लाए जी। हम यहाँ पड़े थे, दोनों आदमी यहाँ पड़े थे। फिर हम उठाए, अब फिर हम हड़बड़ा गए। हमने कहा कौन है भाई, अब चुप हो जाइयो जी। उन्होंने हमारे उस पर वो धरे। अब फिर कहने लगे चलो घर में जी। हम घर में आ गए। घर में आने को उन्होंने मेरे लड़के के हाथ बांध दिए। मैंने कहा भाई क्यों बांध रहे हम, अब चुप हो जाइए, नहीं ख़त्म कर देंगे भी। तुझे लड़का प्यारा, अब कहना तुझे और माल दे दो जो है माल तेरे पर, और वो चांदी सोना। और जी हम नहीं आए, हम भेजे हुए आए हम। अब भाई फिर इसके पापा के भी हाथ बांध दिए, मेरे भी हाथ बांध दिए। अब भाई फिर मैं बेर पूछ रहे माल दे दो कहाँ से, खुद दे मार कर पूछ रहे भाई। और भाई हम होपलेस हो गए, हम डर रहे। अब भाई आज सुबह खानपुर क्षेत्र में करीब रात को 2 बजे के आसपास एक घर में घुसकर एक गाड़ी को वहां से उठा के ले जाना संज्ञान में आया है। साथ में 20,000 रुपये उनके द्वारा लेके जाना बताया गया है। उसको तत्काल पुलिस ने अभी संज्ञान में लिया है, क्योंकि सूचना हमें सुबह 7:30 बजे के आसपास उनके द्वारा दी गई थी। तब से हमारे एसपी ग्रामीण वहीं पर लगातार कैंप किए हुए हैं। और क्योंकि इसकी अभी जांच प्रक्रिया लगातार चल रही है, क्योंकि उसमें जो इनके जो घटना का जो इंसिडेंट का जो समय है, उसके बाद सूचना देने के समय में बहुत ज़्यादा विरोधाभास अभी दिखाई दे रहा है। लेकिन मामले को तत्काल संज्ञान में लेते हुए अभियोग पंजीकृत करके जो भी इसमें निकलेगा उसको हम जल्दी आपके समक्ष भी रखेंगे। और रामनगर से अपने घर रामपुर जा रहे बाइक सवार मां और बेटे को पीरुमदारा क्षेत्र में डंपर वाहन चालक ने जबरदस्त टक्कर मार दी। घटना में बाइक से दोनों मां बेटे की जहां एक और दर्दनाक मौत हो गई, तो वहीं डंपर चालक मौके से वाहन छोड़कर फरार हो गया। घटना के बाद मृतक के परिजनों में कोहराम मच गया। घटना के संबंध में जानकारी देते हुए ग्राम टांडा मल्लू के पूर्व प्रधान अब्दुल ने बताया कि रविवार को ग्राम बाहूपुरा, जिला रामपुर, उत्तर प्रदेश निवासी 22 वर्षीय फैजान अपनी 45 वर्षीय मां ज़ैनब के साथ बाइक से ग्राम टांडा मल्लू में अपने ताऊ के यहां आया था। उन्होंने बताया कि सोमवार की सुबह दोनों ही मां बेटे बाइक से रामपुर के लिए रवाना हुए थे। इसी बीच पीरुमदारा के पास अज्ञात डंपर चालक ने बाइक में टक्कर मार दी, जिससे दोनों लोग गंभीर रूप से घायल हुए। अस्पताल लाने पर चिकित्सकों ने दोनों को मृत घोषित कर दिया। घटना की जानकारी मिलने के बाद पुलिस मौके पर पहुंच गई और मामले की जांच शुरू कर दी। यहाँ पर जैसे कि 6:30 बजे के लगभग 2 केसों की खबर आई थी कि एक आरटीए के पेशेंट आ रखे हैं जो कि पीरुमदारा साइड पर हुए हैं, जो 108 की एम्बुलेंस हमारे पास लेकर आई थी। अब जैसे कि जब जी पेशेंट हमारे पास दोनों आए हैं तो ये ब्रॉड डेड आई थी, मतलब इनके अंदर कुछ भी नहीं था। तो उसके बाद पेशेंटों को फिर हमने अपने इमरजेंसी वार्ड में रखा। इमरजेंसी में रखने के बाद पेशेंट को फिर शिनाख्त की गई। शिनाख्त के बाद देखा गया कि दोनों पेशेंटों मतलब लगभग डेड ही हो चुके हैं। सोमवार की सुबह ग्राम पीरुमदारा क्षेत्र में डंपर वाहन की चपेट में आने से बाइक सवार मां और बेटे की दर्दनाक मौत हो गई। घटना के बाद मृतक के परिजनों में कोहराम मचा, तो वहीं पुलिस भी मामले की जांच में जुटी है। वहीं बताया जा रहा है कि डंपर चालक मौके पर डंपर वाहन खड़ा करके फरार हो गया। इस मामले में जानकारी देते हुए ग्राम टांडा मल्लू के पूर्व प्रधान सब्बार ने बताया कि बीती रात रविवार की रात बाहूपुरा रामपुर उत्तर प्रदेश निवासी फैजान अपनी मां ज़ैनब के साथ अपने ताऊ के यहाँ टांडा मल्लू रिश्तेदारी में आया था। और बताया जा रहा है कि सोमवार की सुबह मोटरसाइकिल से वापस वो रामपुर जा रहे थे। इसी बीच मेन पीरुमदारा चौराहे पर डंपर ने उन्हें टक्कर मार दी, जिसमें दोनों गंभीर रूप से घायल हो गए, जिन्हें 108 के माध्यम से उपचार के लिए रामनगर के सरकारी अस्पताल लाया गया, जहां चिकित्सकों ने दोनों मां बेटों को मृत घोषित कर दिया। घटना की जानकारी मिलने के बाद पुलिस भी मौके पर पहुंच गई। पुलिस मामले की जांच में जुटी हुई है। रामनगर से राजीव अग्रवाल के साथ कैमरामैन बंटी अरोड़ा, जन टीवी। नारसन ब्लॉक के गांव हरजोली जट की एक महिला ने गांव के ही रहने वाले कुछ लोगों पर अपने खेतों की भूमि पर सड़क बनवाने का आरोप लगाया। साथ ही उसने बताया कि जब उसने इस बात का विरोध किया तो दबंगों ने उसके साथ मारपीट भी की, जिससे उसको गंभीर चोटें भी आई। महिला ने बताया कि उसकी 10 बीघा भूमि गांव के ही पास मौजूद है, जहां पर लोक निर्माण विभाग द्वारा सड़क का निर्माण किया जा रहा है, पर गांव के ही कुछ लोग अपनी तरफ बनने वाली सड़क उसके खेतों में बनवाना चाहते हैं, जिसको लेकर जब उसने इस बात का विरोध किया तो गांव के ही दबंगों ने इसके साथ मारपीट की। पर इस मामले में पुलिस भी कोई कार्रवाई नहीं कर रही। वहीं दूसरे पक्ष के लोगों ने पूरी घटना को झूठा करार दिया।
और मामला रास्ते का विवाद का है। हमारे खेत पे मिट्टी पड़ी थी, इन लोगों का पानी हमारे खेतों में जाता था, इनके घरों का। तो इन्होंने जो हमने अपने आने जाने का रास्ता बनाया था, इन्होंने 8 तारीख में सुबह को वो मिट्टी हटा दी अपनी दबंगई के चलते, जबकि हमारी 7-16 भी हो रखी थी। हमने पुलिस वालों को भी खबर करी, न इनकी कोई जमानत जब्त करी, न वो ट्रैक्टर जब्त करा इनसे। इसके बाद उन्होंने, मैं शाम को अपने खेत में काम करने के लिए गई तो उन्होंने लाठी डंडों से और तलवार से मेरे हाथ पर वार किया। मेरा सारा शरीर पीट के गिर रखा है पीछे से। हमने पुलिस में तहरीर दी, पुलिस ने भी 11 तारीख में हमारी तहरीर पकड़ी और पुलिस भी इस मामले में कुछ नहीं कर रही है, कुछ भी। यहाँ कोई झगड़ा नहीं किसी किस्म का भी, केवल मिट्टी रास्ते में गिर रखी थी, रास्ता बंद कर रखा था, मिट्टी खिंचवाई केवल, कोई झगड़ा नहीं है यहाँ। कोई नहीं किसी को डरा रहा, कोई मतलब किसी का कोई तो जी इन्होंने खंबे गाड़ रखे, कब्जा रखी सड़क पर अवैध कब्जा कर रखा है। वो कोई झगड़ा नहीं है जी, सब झूठा मामला। हल्द्वानी में महिला एवं बाल विकास विभाग द्वारा बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ अभियान के तहत बालिकाओं द्वारा सुरक्षित स्थानों के चिन्हीकरण को लेकर आयोजित कई कार्यशालाओं में बड़ी संख्या में स्कूली छात्राओं ने विभाग के सामने शहर भर के सैकड़ों असुरक्षित स्थानों के बारे में जानकारी दी। जिला प्रशासन द्वारा महिला सुरक्षा को लेकर सीनियर पीसीएस अधिकारी अपर निदेशक प्रशिक्षण ऋचा सिंह की नोडल अधिकारी नामित किया गया है, जो लगातार स्कूली छात्राओं से शहर भर के असुरक्षित स्थानों के बारे में जानकारी ले रही हैं और उनके साथ महिला अपराधों को लेकर चर्चा भी कर रही हैं। अपने सेवा योजन कार्यालय के सभागार में अपर निदेशक प्रशिक्षण ऋचा सिंह ने मीडिया से बात करते हुए बताया कि स्कूली छात्राओं से हुई बातचीत के बाद उनके द्वारा एक रिपोर्ट बनाई गई है, जिसे उन्होंने शनिवार को राज्य की मुख्य सचिव राधा रतूड़ी के समक्ष पेश की, जिसको मुख्य सचिव पूरे राज्य भर के जिलों में लागू करेगी और महिला सुरक्षा को लेकर सरकार द्वारा एक गाइडलाइन भी जारी होगी। मुख्यमंत्री जी का निर्देश हुआ, उसके बाद जिला प्रशासन ने इसके लिए हमने टीमें बनाई और उस टीम में मैं हूँ और इसके अलावा प्रोबेशन विभाग से हैं, पुलिस विभाग से हैं, शिक्षा विभाग से हैं और बाल विकास से हैं। इन सभी का उद्देश्य ये था कि हम विभिन्न स्कूलों में जाएं और वहाँ जाकर हम सीधे बच्चियों से बात करके उनसे फीडबैक लें और सुझाव लें। और इन सब का उद्देश्य ये था कि हम उनसे सुझाव और फीडबैक लेने के बाद उनको एक भयमुक्त वातावरण दे पाएं। भारत कजाकिस्तान संयुक्त अभ्यास का जिंद का 8वां संस्करण 30 सितंबर 2024 से सूर्या फोरेन ट्रेनिंग नोड औली उत्तराखंड में चल रहा है, जिसमें 120 जवानों वाली भारतीय टुकड़ी का प्रतिनिधित्व कुमाऊं रेजिमेंट द्वारा किया जा रहा है। भारतीय वायुसेना के साथ साथ सहायक शस्त्र और सेवाओं के जवान भी इसमें भाग ले रहे हैं। संयुक्त राष्ट्र जनादेश के अध्याय 7 के तहत संयुक्त पारंपरिक संचालन आयोजित करने के दौरान हथियारों और उपकरणों का प्रदर्शन, हथियारों का संचालन और उसके बाद सैनिकों के लिए फायरिंग का आयोजन किया गया। भारतीय दल के सैनिकों ने हथियार और उपकरण प्रदर्शन के दौरान कजाकिस्तान दल के सैनिकों के साथ अपनी विशेषज्ञता और अनुभव साझा किए। अभ्यास के दौरान परिचालन कार्य के प्रति दोनों देशों की प्रतिबद्धता प्रदर्शित की गई। चंपावत व पिथौरागढ़ जिले के साथ साथ नेपाल राष्ट्र के लोगों का प्रमुख आस्था के केंद्र पंचेश्वर क्षेत्र के पंचेश्वर महादेव मंदिर में नवरात्रा होने के बावजूद सन्नाटा पसरा हुआ है। मंदिर को जाने वाला पैदल मार्ग आपदा से बुरी तरह क्षतिग्रस्त होने से चंपावत जिले के श्रद्धालु व पर्यटक मंदिर तक नहीं पहुंच पा रहे, जबकि पिछले वर्ष तक नवरात्रि में दूर दूर क्षेत्रों से सैकड़ों की संख्या में श्रद्धालु मंदिर पहुंचे थे। पंचेश्वर क्षेत्र के ग्रामीणों ने बताया कि बीते दिनों क्षेत्र में बादल फटने से आई आपदा में सरयू नदी की चपेट में आने से मंदिर जाने का पैदल मार्ग लगभग 400 मीटर बह गया, जिस कारण मंदिर पहुंचने में लोगों को अब काफी कठिनाइयां हो रही हैं। ग्रामीणों ने बताया उन लोगों के द्वारा जैसे तैसे वैकल्पिक मार्ग का निर्माण किया गया है, पर यह काफी जोखिम भरा हुआ है। मंदिर जाने के लिए खासकर महिला व बच्चों के लिए काफी खतरा बना हुआ है। जो श्रद्धालु आ रहे हैं वे काफी खतरा उठाकर मंदिर पहुंच रहे हैं। ग्रामीणों ने पिथौरागढ़ जिला प्रशासन से जल्द मार्ग दुरुस्त करने तथा चंपावत जिला प्रशासन से वेली ब्रिज बनाने की मांग की।
पहले तो मैं सभी लोगों को नवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं। आज हमें पंचेश्वर बाबा के धाम में आने का सौभाग्य प्राप्त हुआ और हम लोग आए, लेकिन जो हम यहाँ आए तो हमने देखा कि यहाँ कच्चा रास्ता अभी यहाँ के ग्रामीणों ने बनाया है और मैं उनको भी धन्यवाद देता हूँ कि उन लोगों ने वहाँ पर पहुँचने की हमारे श्रद्धालुओं के लिए व्यवस्था बनाई। लेकिन अब ऐसा है कि आने वाले टाइम में, क्योंकि इसके ऊपर है पूरा हमारा सेल सल्ला और ये वाला इलाका पड़ता है और ये रास्ता अभी पूर्ण रूप से क्षतिग्रस्त है, जो ये हमारा कंक्रीट मार्ग था, और श्रद्धालुओं को काफ़ी परेशानी हो रही है और नवरात्रि का टाइम है, लोगों का आना जाना लगा हुआ है और ये जानलेवा भी हो रहा है, दुर्घटना का भी खतरा बना हुआ है। कोई अगर ऊपर से फिसल जाए तो नदी में तक पहुंच सकता है। बुलेटिन में अभी तक के लिए इतना ही। बने रहिए जन टीवी के साथ। नमस्कार।